नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन विद शिवा पर। दोस्तों, हम लोगों ने ध्येय आईएएस का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज फेज 2 है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और टेस्ट नंबर 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 125 तक। उसके आगे के जो 25 क्वेश्चन है 125 से 150 तक के क्वेश्चन वो हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका करंट अफेयर आ जाएगा जो कि मई 2023 का, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। आपके एग्जाम में सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो हम आपको जो है बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 51 ये है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या किन स्टेट में है। तो यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मेल पॉपुलेशन वो है प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रयागराज में है। ठीक है, उसके बाद जो है मुरादाबाद में। कहाँ पे, मुरादाबाद में। इसके बाद कहाँ पे है, इसके बाद गाजियाबाद में। इसके बाद गाजियाबाद में। और उसके बाद कहाँ पे है, तो उसके बाद कानपुर में। उसके बाद लखनऊ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मुरादाबाद है, इसके बाद गाजियाबाद है, इसके बाद कानपुर नगर है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर प्रयागराज ऑप्शन में है तो वो हम जल्दी कर लेंगे। तो इसमें भी प्रयागराज है, इसमें भी प्रयागराज है, इसमें भी प्रयागराज है, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में दिया है तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी सबसे लास्ट में प्रयागराज दिया गया है तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है, तो वो सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन प्रयागराज में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी का मैंने जो बताया कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपको उसको भी नोट करके रखना है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। कुछ लोग सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से याद होता है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोगों को याद करना होता है, क्योंकि ये फैक्ट हैं, बहुत मुश्किल से याद होते हैं। तो इसी तरह से आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जिनके पास डाटा नहीं है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। तो यह है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि लिंगानुपात किस जिले में ज़्यादा है यूपी के। तो सबसे ज़्यादा आजमगढ़ का है। कितना है आजमगढ़ का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आजमगढ़ का होता है 1019। आजमगढ़ का कितना है, 1019। आगे बात करते हैं देवरिया का कितना है। तो देवरिया का है 1017। ठीक है, बागपत की बात करें तो बागपत का 861 है और हमीरपुर का भी 861 है। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, तो आजमगढ़ में है। आपको याद रखना है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। तो 53 क्वेश्चन क्या है, 53 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है, क्या ये बात सही है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है। तो यूपी का जो नगरीय शिशु लिंगानुपात है वो 906 है। सर्वाधिक कहाँ 906 है, और सर्वाधिक कहाँ का है, तो मऊ का है। कितना है, 954 है। लेकिन अगर तो यहाँ पे सर्वाधिक अगर दिया है जिला गाजियाबाद, तो ये गाजियाबाद जो है यहाँ पे न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, ये कितना है, 848 ही है। तो ये तो गलत है। और यहाँ पे जो यूपी का नगरीय शिशु लिंगानुपात है ये भी गलत दिया हुआ है। ये कितना है, तो ये है 906। ठीक है, ये कितना है, 906। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। क्या ये बात सही है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या इतना ये बात सही दी हुई है। आगे कह रहा है अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले में है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो आजमगढ़ में है। ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही दी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो बात दी हुई है कि 900 है अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, तो ये बात गलत है। ये कितना है? 907 है। क्या है? 907 है इसका लिंगानुपात। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑप्शन जो 2 दिया है, कथन 2 दिया है, वही केवल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है? श्रावस्ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है हमको। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात यहाँ पे दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि जैन ग्रंथ ऐसा कौन सा है जो 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, चलिए मिला लेते हैं। गणराज्य दिया हुआ है और वर्तमान क्षेत्र दिया हुआ है, इसको क्या करना है? मिलाना है। क्वेश्चन नंबर किसमें? 57 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला 57 में। तो जो रामग्राम के कोलिप थे ये कहाँ से संबंधित है वर्तमान में? तो ये संबंधित है आज के गोरखपुर से, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 एक में ही है, सी में, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी का देख लेते हैं। पावा के जो मल्ल हैं ये कहाँ के? फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित हैं। और कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं, कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं आपको पता है ये कहाँ से हैं? सिद्धार्थ नगर से। और केशपुत्र के कलाम गंगा यमुना के द्वाब से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं? अयोध्या, मथुरा, महोबा, काशी, रौनाही, श्रावस्ती। क्या ये है? तो बात कर लेते हैं यूपी में जैन स्थल कौन कौन से? तो मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी, रत्नागिरी, जिसे हम रोहानी भी बोलते हैं। तो कुछ सारे हैं, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है, श्रावस्ती भी है, महोबा भी है, रौनाही भी है। तो 58 में सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। आगे रहा 59 में, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज कौन है? तो देखो जो ये मेगास्थनीज था इसने जो है इंडिका पुस्तक में लिखा है जोम्बेरेंस जो नदी है, यानी कि यमुना नदी है, इसको ये क्या बोलता है? जोम्बेरेंस बोलता है। ठीक है, इस नदी के किनारे है सौरसेनी जनजाति के कुछ लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं? डायनोसिस यानी कि शिव और हेरोकनीज यानी कि कृष्ण भगवान की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो यही है हो जाएगा इसका, शिव और कृष्ण के बारे में इसने क्या किया है? बात की। डायनोसिस कौन था? तो ये थे शिव थे। और हेराक्नीज कौन थे? तो ये कृष्ण जी थे। इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करता है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात किया जाए तो इसमें क्या है? तो जो महदहा है ये युगल समाधि के लिए प्रसिद्ध है। महदहा क्या है? ये मुगल समाधियों के लिए प्रसिद्ध है। और कोल्डेहवा जो है, क्या? कोल्डेहवा जो है ये कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। क्या है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। सराय नाहर राय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है झोपड़ी के फर्श के लिए। ठीक है, और लहुरा देव की बात करें तो कच्ची ईंटों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट मिला हुआ है, यानी कि ए का 2 है, इसका 1 है, और इसके बाद क्या है? इसका 4 है, और इसके बाद 3 है। तो इस तरह से मिला हुआ है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या ये बात सही है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। आगे है, उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। जो हमने एक्स्ट्रा बताया उसको आप नोट करके रखिएगा अगर आपके डाटा में वो चीज़ नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ गणराज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए रामग्राम के कोली, कौन? रामग्राम के कोलिप की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित थे? ये गोरखपुर से संबंधित थे। ये कहाँ से संबंधित थे? गोरखपुर के, यानी कि ए का 3 होगा। तो ए का 3 किस में है? सी में है, तो यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। बाकी के जो बचे हैं उनको देख लेते हैं। पावा के जो मल्ल हैं, पावा के मल्ल जो होंगे वो फालिजनगर क्षेत्र से संबंधित होंगे। और कपिलवस्तु के शाक्य आप जानते होंगे सिद्धार्थ को, यानी कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, तो उनसे संबंधित सिद्धार्थनगर। और केशपुत्र के कलाम जो थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो गंगा यमुना के द्वाब से संबंधित थे। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे? तो मैं पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म के प्रमुख स्थल थे ये कौन थे? मथुरा था, मथुरा, काशी, श्रावस्ती, रौनाही, यानी कि इसको रत्नागिरी भी बोलते थे, महोबा, अयोध्या। इसके अलावा जो थे हस्तिनापुर था, देवगढ़, काकंडी, इसी तरह से और भी स्थल थे। तो इसमें सारे राइट आंसर हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो है मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज कौन थे? तो जो मेगास्थनीज था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है जोम्बेरंस जो नदी है, यानी कि यमुना नदी को वो जोम्बेरंस नदी बोलता है, उस नदी के किनारे सौरसेनी जनजाति रहती है जो कि डायनोसिस यानी कि शिव की और हेराक्लीज यानी कि कृष्ण की पूजा करती है। तो डायनोसिस का मतलब क्या है? शिव, और हेराक्लीज का मतलब क्या है? कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो महदहा से जो है यहाँ से क्या मिला है? युगल समाधियाँ मिली हैं। ए का 2 तो 2 में है, यानी कि सी और डी तो हो नहीं सकता। आगे है कोल्डिहिवा, तो कोल्डिहिवा के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि बी हो जाएगा इसका 1। तो यानी कि बी आंसर इसका राइट आंसर है, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सराय नाहर राय से क्या मिला है? तो सराय नाहर राय से मिला हुआ है झोपड़ी की फर्श, और लौरा देव से कच्ची ईंट के आवास भी मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच हो गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं और उसके लक्ष्य जो हैं वो मिलाने हैं। तो चलिए 61 में देख लेते हैं कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? लक्ष्य 14 और लक्ष्य 15। तो लक्ष्य 7 जो है आपको याद रखना है किससे संबंधित है? आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, तो यानी कि बी का 3। तो बी का 3 किसमें है? बी और सी में। तो ये ए और डी गलत हो जाएंगे। इसके बाद लक्ष्य 5 की बात की जाए तो लक्ष्य 5 में क्या होगा? लक्ष्य 5 में हो जाएगा आपका महिलाओं का सशक्तिकरण। तो लक्ष्य 5 में महिलाओं का सशक्तिकरण दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए का 2। तो ए का 2 इसी में है, केवल बी में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि लक्ष्य 5 में महिलाओं का सशक्तिकरण। लक्ष्य 7 में क्या है? आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच।
लक्ष्य 14 में क्या है, तो लक्ष्य 14 में समुद्री संसाधनों का संरक्षण है और लक्ष्य 15 में डिफॉरेस्टेशन यानी कि मरुस्थलीकरण दिया हुआ है। बाकी के आपको जो 17 हैं उनको भी याद कर लेना है कुल, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन 62 है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है, क्या ये बात सही है? आगे है, कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है। तो देखिए जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो तो रामसर सूची में है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, रामसर सूची में है, ठीक है। लेकिन ये जो कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य है ये कर्नाटक में नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है केवल एक सही होगा, यानी कि बी आंसर इसका राइट है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसका आपको बताना है कराईवट्टी कहाँ पे है, और जो 2 नए बिहार में बनाए गए हैं रामसर स्थल उनका नाम क्या है और टोटल कितने हैं, ये बताना आपको कमेंट में। आगे है, नीचे दिए गए कथनों में विचार करना है, ठीक है। आगे अभिकथन, भारत में सर्वाधिक हाथी की संख्या केरल राज्य में नहीं, इस समय केरल में नहीं, इसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या। आगे कह रहा है 1991 से 92 में हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट हाथी या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। ये बिल्कुल सही है, कारण सही है, लेकिन अभिकथन गलत है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो 63 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे देखेंगे हम 64 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति श्रेणी में आती है। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, हम लोग बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फैक्ट ऐड करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। 20 से 25 दिन का हमारे पास टाइम है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो कोशिश करेंगे कि 10 के आसपास तो टेस्ट हम लोग सॉल्व ही कर लें, और कोशिश करूँगा कि अगली क्लास से मैं एक टेस्ट जो है सॉल्व करवा दूँ एक दिन में ही, जिससे आप लोगों को बैठने की भी हैबिट बन जाए। चलिए तो देखते हैं 64। गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति है, क्या ये IUCN की लिस्ट में है? और अगर है गंगा डॉल्फिन तो किस कैटेगरी में आती है, क्या ये लुप्त प्राय में आती है, आपको बताना है जल्दी से। आगे मैं पढ़ता हूँ, भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन जो है ये बिल्कुल इसके बारे में कथन एक सही दिया हुआ है, IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आती है, और यह भारत के असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पाई जाती है। तो सही बात है, 64 नंबर का ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एलिफेंट रिजर्व का है और राज्य, एलिफेंट रिजर्व को राज्य से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर है 65, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 65 में ऐसा क्या दिया हुआ है। तो जो वैतरणी है, तो वैतरणी कहाँ है, ओडिशा में, यानी कि ये हो जाएगा 4। वैतरणी कहाँ पे है, ओडिशा में है, ये हो जाएगा 4। लेमरू कहाँ पे है, तो लेमरू है छत्तीसगढ़, यानी कि इसका हो जाएगा 1, ठीक है। सोनितपुर, तो सोनितपुर कहाँ पे है, तो सोनितपुर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कहाँ, एक मिनट, वायनाड केरल में है, वायनाड कहाँ पे है, केरल में है, और सोनितपुर कहाँ पे है, तो सोनितपुर पड़ जाएगा आपका 2, यानी कि असम में, ठीक है। हाँ, असम में सोनितपुर है और वायनाड केरल में है। वायनाड के बारे में आपने सबने सुना होगा, वायनाड केरल में है। और लेमरू कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। वैतरणी कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं 66। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी, क्या ऐसा है? नहीं, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो वोल्गा है। कौन सी है, वोल्गा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी की, हाँ ये बात तो सही है, जो फ्रांस की राजधानी है वो सीन नदी के किनारे है, लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी वो आपकी सीन नदी नहीं है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 सही है, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
67 में बांध दिया हुआ है और अवस्थिति दी है, नदी दी हुई है, कौन सी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो करीबा बांध है ये किस पे है, जाम्बेजी नदी पे है। किस पे है, जाम्बेजी नदी, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे है आसवान बांध, तो ये किस पे है, नील नदी पे है। आप सबने पढ़ा होगा कहाँ पे है, नील नदी पे है, इसका हो जाएगा 3। आगे है ओवन, तो ओवन किस पे है, श्वेत नील नदी पे। किस पे है, श्वेत नील नदी, यानी किसका हो जाएगा 4। और कैंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पे है, यानी किसका हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है 67 का। आपको यहाँ पे अगर आपके पास डाटा नहीं है तो इसको लिख लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यूरोप की प्रमुख जल संधियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित इसका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है, क्या ये बात सही है। चलिए अभी देखेंगे। आगे कह रहा है बोनिफेसियो जल संधि टेरिनियम सागर और भूमध्य सागर के बीच है। ओट्रेंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आपोनियन सागर के बीच में है। बिल्कुल बात है। अगर कर्च स्टेट जो है वो काला सागर और मरमरा सागर, तो कर्च स्टेट जो है ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच में नहीं है, एजोब सागर और मरमरा सागर के बीच में, तो यही इसका कथन गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में ओशिनिया महाद्वीप में कुल 20 देश स्थित हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप जो है उसमें 20 नहीं 22 देश हैं। कितने देश हैं, 22 देश हैं। अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एवं पपुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, ये तो बिल्कुल बात सही है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन पपुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश नहीं है, इससे भी छोटे देश वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, ना तो एक ना ही 2। आगे देखते हैं। मीठे पानी की झील जिसके पूरी तट पर पोर्ट रेडियम, तो पोर्ट रेडियम कहाँ पे मिलता है बताना है आपको। पोर्ट रेडियम जो है वो कौन सी झील के किनारे मिलता है, तो ये हो जाएगा ग्रेट बियर झील, ये हो जाएगा ग्रेट बियर झील। ठीक है, इसी के किनारे क्या है, पोर्ट रेडियम जो है पूर्वी तट पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट बियर झील मीठे पानी की है या खारे पानी की है, तो ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आगे कह रहा है प्रमुख संगठन स्थापना वर्ष, इनको मैच कर रहा है। तो अभिनव भारत कब बना, आपको बताना है अभिनव भारत कब बना। ठीक है, तो अभिनव भारत जो बना था वो बना था 1904 यानी कि 1904 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अनुशीलन समिति कब बनी थी, तो अनुशीलन समिति जो बनी थी वो 1907 में बनी थी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 1। आगे है मित्र मेला, तो मित्र मेला 1901 से संबंधित है, यानी कि 4। ये किससे संबंधित है, 2। 3 1 4 2, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किससे संबंधित है ये सारी चीज़ें, तो आपको कमेंट में बतानी है किससे संबंधित है ये सारी चीज़ें। 4 की चारों चीज़ें एक ही व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1857 का विद्रोह केंद्र और नेतृत्वकर्ता किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो आपको कुछ चीज़ें तो इसमें ज़रूर ही पता होंगी और कुछ चीज़ें हो सकता नहीं मिल जाएं। ठीक है, तो देखिए जो फैजाबाद से थे ये कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये तो आपको कंफर्म पता होगा, यानी कि बी का 2 सही है। तो बी का 2 आप अगर देखेंगे तो ये केवल बी में ही सही है, यही राइट आंसर होगा। तो आपको अगर एक भी पॉइंट पता है तो आपने बाकी सही जो है वो सही मैच कर लिए। तो ए का 3 यानी कि सुल्तानपुर में शहीद हसन थे। संबलपुर में कौन था, तो सुरेंद्र भाई, और मथुरा में देवी सिंह। तो ये सारे मैच हो गए आपके और हो गया राइट आंसर इसका बी।
कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। बिल्कुल भैया, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। बिल्कुल सही बात है, दोनों इसमें सही बात दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि जब कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई तो इसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम के संदर्भ में सूची अधिनियम दिया हुआ है और उसको मैच करना है किससे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, इसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये 1878 यानी कि 1878 में आया था। इसका हो जाएगा 1, यानी कि सी और डी तो आंसर इसका हो नहीं सकता। आगे है समाचार पत्र अधिनियम। तो ये समाचार पत्र जो अधिनियम आया था, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये आया था आपका 1908 में। ठीक है, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में। और आगे अगर बात किया जाए भारतीय समाचार पत्र की, तो ये आया था 1910 में। और पंजीकरण अधिनियम जो आया था ये आया था 1867 में। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो बी आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा 1432, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था अगर बी के हिसाब से देखा जाएगा तो 1878 में। और समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था तो ये आएगा आपका 1910 में। पंजीकरण अधिनियम जो आया था वो 1867 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह का स्थान और दमनकर्ता। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन विद्रोह कहाँ के विद्रोह को किसने जो है दमन किया था। तो झांसी में किसने किया था दमन, तो बात करेंगे कैप्टन ह्यूरोज ने किया था, ये सही मैच किया हुआ है। ठीक है, बरेली में किसने किया था, तो बरेली में किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। क्या ये बात सही है, अभी हम देखेंगे। इसके बाद कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है, बरेली में कैंपबेल ने किया था। जगदीशपुर में वाराणसी में कर्नल नील ने किया था, ये भी सही है। लेकिन जगदीशपुर में किसने किया था, अगर इसकी बात किया जाए तो जगदीशपुर में विंसेंट आयर ने नहीं किया था, ये गलत बात दी हुई है, यही आंसर इसका गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्या ये बात सही है, महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। चलिए देख लेते हैं कितने बार किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसने जो है 17 बार आक्रमण किया था। आगे कह रहा है आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था। देखिए, जो महमूद गजनी था इसने जो आक्रमण किया था इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था मुस्लिम शासन की स्थापना, ये तो लूटपाट करने के लिए आया था। तो ये तो गलत हो गया, इसका आर गलत है और ए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे कह रहा है 77 में दीवाने मुस्तखराज क्या था। तो मैं आपको बता दूं, दीवाने मुस्तखराज जो था ये दीवाने रसातल के अधीन ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ एक वित्त विभाग था। क्या था, वित्त विभाग था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है 77 में। 78 क्वेश्चन है, तो इधर युद्ध दिया हुआ है और इधर वर्ष दिया हुआ है, इनको मैच करना है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था 1556 में, तो जी हाँ ये 1556 में ही हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। आगे कह रहा है तालीकोटा का युद्ध 1665 में। तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1665 में नहीं हुआ था, ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में। ठीक है, तो यही इसका गलत है, तो यही आंसर इसका जो है हो जाएगा सही। ठीक है, यही इसका जो है सही आंसर है। तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। आपको बताना है तराई का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ और चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच में होगा।
तो जो तालीकोटा का युद्ध था, इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। तो इसमें और लड़ा कहाँ पे गया था, ये तालीकोटा है कहाँ पे, तो ये दक्षिण पूर्व बीजापुर जो था, जिसे आज उत्तरी कर्नाटक कहते हैं, वहीं पे ये युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। राज्य दिया हुआ है और संस्थापक दिए हुए हैं। आधुनिक भारत में जब स्टार्टिंग होती है वहाँ पे आप देखते हैं कि मुगल सल्तनत जो थी, मुगल साम्राज्य था, वो कई छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। तो वहीं के यहाँ पे बात की जा रही है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा किसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो बीजापुर की जो स्थापना किया था ये किया था यूसुफ आदिल शाह ने। किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अहमदनगर की स्थापना किया था मलिक अहमद के ने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। गोलकुंडा की स्थापना जो किया था ये किसने किया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने किया था। ये बिल्कुल सही है, कुली कुतुब शाह, यानी कि इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा क्या? 4, यानी कि बरार का फतेउल्लाह उमाद शाह ने इसकी स्थापना किया था। 3, 1, 2, 4, यानी कि इसका बी आंसर जो है वो सही है। तो आपको इस पे याद रखना है, बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद शाह ने अहमद ने, और गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने, और बरार की स्थापना फतेउल्लाह उमाद शाह ने। मैं आपको बता दूं ये जो टिक लगे हुए हैं पहले से, ये किसी दूसरे ने लगाए हैं, जिसने सॉल्व किया है उसके हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सही रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, क्या ये बात सही है? देखते हैं भी ये बात सही है या नहीं सही है। उन्हें महमूद ए इलाही भी कहा जाता था। तो देखिए, जो निजामुद्दीन औलिया थे इन्हें महमूद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ये तो बात बिल्कुल सही है। आगे ये जो थे ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए सूफी संत थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। और मैं आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट बता दूं, ये जो थे निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? कह रहा है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कह रहा है कौन सा गलत नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा ये पूछ रहा है। क्या मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे? तो नहीं थे, बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात दी हुई है। तो यही इसका आंसर होगा। तो आपको बताना है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जो कि आज रूस उसका प्रतिनिधित्व करता है, वहीं के संविधान से लिए गए थे। कह रहा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य था जिसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था? तो आपको याद रखना है ये जो एजुकेशन से रिलेटेड मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसको जोड़ा गया था और इसको फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था। किसको? वो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि यही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती। समझिए, ऐसे तो क्या होता है, आप जब जाते हैं धीरे धीरे महासागर में आगे बढ़ते हैं तो पहले तो ढाल आएगी, तीव्र ढाल आएगी, मंद ढाल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जैसे जैसे ढाल बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे ढाल बढ़ती जाएगी आपकी लवणता जो है, सैलिनिटी जो है, वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोक्लाइन, यानी कि ऐसा महासागर में क्षेत्र जहाँ पे गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़े, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? हेलोक्लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन तक के आपके हो चुके हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
83 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 83 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। लोयस का पठार क्या चीन में मिलता है? तो जी हाँ, लोयस का पठार जो है वो चीन में मिलता है। अगर आप पोटावर का पठार, तो पोटावर का पठार कहाँ पे मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। सान का पठार जो है ये कहाँ? म्यांमार में मिलता है। तो आपको याद रखना, सान पठार म्यांमार में, पोटावर का पठार पाकिस्तान में और लोयस का पठार चीन में मिलता है। सभी सुमेलित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद की गठन का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ते भी रहते होंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, तो ये आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। आपको बताना है राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता कौन है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहले जो राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद थी, इसका गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले इसको 1990 में बनाया गया था। ठीक है, कौन सी बनाई गई थी ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों क्या करें, वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के लिए क्या बोलते हैं? तो उत्प्रेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, ये किसी का अधिकारी से पूछा जाता है कि ये तुमने किस अधिकार से किया। परमादेश, ये किसी भी जो अधिकारी है उसको आदेश दिया जा सकता है कि ये काम करो या फिर ये काम ना करो। प्रतिषेध में क्या होता है कि कोई अगर न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर है और वो अपने क्षेत्र के बाहर के काम कर रहा है, तो उसको रोक देती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है रुक जाओ, प्रतिषेध कर देती है। उसके बाद अगर अपने पास मंगाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्प्रेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है विटामिन B5, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पैंटोथिनिक अम्ल। तो बिल्कुल सही है, इसको हम B5 को यही बोलते हैं। विटामिन B9, तो विटामिन B9 को हम लोग क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनाको बायलामिन बोलते हैं। बिल्कुल सही है इसको। आगे कह रहा है विटामिन B2, तो विटामिन जो B2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और ये जो फिलोक्लेविन है, ठीक है, ये क्या है? फिलोक्विनोन जो है ये क्या होता है? ये विटामिन के होता है। फिलोक्विनिन जो होता है ये क्या होता है? विटामिन के होता है। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका राइट मैच है, गलत मैच है, तो इसी को हम लोग राइट आंसर कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा था। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? अगर आप FST यानी फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित नहीं था? चलिए देखते हैं। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दारुल सफा, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। लेकिन जो दीवाने एक कोही है ये कृषि विभाग था। क्या था? कृषि से रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड था। और इसको किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था और ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। आगे क्वेश्चन नंबर 87 हो गए क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो ऋग्वैदिक देवता दिए हुए हैं और उनको जो है मैच करना है किससे संबंधित थे। ठीक है, 88 में। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि इंद्र जो थे, तो इंद्र किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। पूषण जो थे ये पशुओं के देवता थे। बिल्कुल सही बात है, ये बाद में क्या हो जाते हैं? शूद्रों के जो देवता हैं उनके देवता हो जाते हैं पूषण। मरुत जो थे, मरुत ये किसके? आंधी और तूफान के देवता थे, यानी कि 4। और जो देव थे ये किसके थे? तो ये आकाश के देवता थे, यानी कि 3। 2 1 4 3, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। आपको इसको याद रखना है। 89 क्वेश्चन नंबर है,
निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है अंग की राजधानी क्या चंपा थी? बिल्कुल, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। कुरु की राजधानी क्या इंद्रप्रस्थ थी? बिल्कुल, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या कंबोज की राजधानी पैठन थी? क्या कंबोज की राजधानी पैठन थी? नहीं, कंबोज की राजधानी पैठन नहीं थी। वत्स की राजधानी क्या कौशाम्बी थी? बिल्कुल, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कंबोज की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी थी हाटक। आपको याद रखना है, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कंबोज जो है सही सुमेलित, यानी कि सी आंसर इसका सही है। ठीक है, आगे क्या है? अशोक ने आजीविकों के रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कौन सी शामिल नहीं थी? तो देखिए, सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी और एक थी चौपार। क्या थी? एक चौपार। लेकिन मार्तंड नाम की कोई भी झोपड़ी या फिर कोई भी गुफा नहीं थी जो अशोक ने बनवाई थी। तो 4 कौन कौन सी थी? चौपार, सुदामा, कर्ण और विश्व झोपड़ी नाम की 4 गुफाएं बनवाई थी बराबर की पहाड़ियों में। ये इसका मार्तंड जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत चलाया था क्या? क्या ये बात सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत चलाया था? तो हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने गुप्त सम्मत चलाया था 319 से 320 एडी में। ठीक है, आगे कह रहा है समुद्रगुप्त ने धरती बंध पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। तो समझिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसके पुत्र का नाम था क्या? समुद्रगुप्त। तो उसने क्या किया था? धरती बंध नाम से अपनी उपाधि ली थी, उसको अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। ठीक है, तो यही हो जाएगा, दोनों सही है इसके 91 के। तो 91 में क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो 92 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें ना राजेंद्र प्रथम ने भेजा, ना राजराज प्रथम ने, ना परांतक प्रथम ने। ये जो थे कुलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने क्या किया था? चोल शासक ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों को दूत मंडल जो था वो चीन भेजा था। अच्छा, इनको और भी कुछ बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था शुंग मूर्त वीर्त। क्यों बोला जाता था? टैक्स हटाना, इन्होंने टैक्स हटा दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर। यहाँ पे कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं, मैच करना है। तो विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? रसमाला, माध्यमिक सूत्र, वृहत कथा मंजरी किसने लिखा? ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में जो विक्रमांक देव चरित्र है ये किसने लिखा था? विल्हड़ ने लिखा था, यानी कि 3 हो जाएगा इसका। रसमाला की रचना किसने किया था? ये सोमेश्वर ने किया था, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद जो है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने किया था? तो ये किया था नागार्जुन ने। ठीक है, ये किसने किया था? नागार्जुन ने। तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा वृहत कथा मंजरी का क्षेमेंद्र, ये हो जाएगा 1। अगर आपको वृहत कथा मंजरी सिर्फ क्षेमेंद्र पता होता तो भी आपका आंसर डी जो है वो सही हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको एलिमिनेशन लगाना है। अगली क्लास में हम लोग एलिमिनेशन पे भी फोकस करेंगे, कैसे यूज करना है। चलिए, और हाँ आपको बता दूं, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको आई बटन में भी ऊपर बीच बीच में आती रहेंगी, उसको भी आप कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो जो चित्तौड़ था, क्या जो चित्तौड़ था उसको जब उसने जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, किससे जीता था तो ये भी बताना है। जब उसने जीता तो अपने पुत्र जो खिज्र खां था उसके नाम पर रख दिया, उसका नाम क्या? खिजराबाद। तो इसका चित्तौड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था? क्या फारसी में अनुवाद पूछ रहा है, कौन था? ठीक है, तो फरहंगे सिकंदरी जो था, क्या फरहंगे सिकंदरी, ये कराया किसने था अनुवाद? तो ये जो फरहंगे सिकंदरी था ये किसने करवाया था? बात कर लेते हैं। अगर ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो सिकंदर लोदी जो था विद्या का पोषक माना जाता था। सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम और बात करें
तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करवाया था कब? 1504 में। ठीक है, आगरा की भी स्थापना करवाई थी। और सिकंदर लोदी जो था ये गुलरुखी के नाम से खुद कविताएं रचता था, और इसने खुद ही एक रचना की थी पुस्तक की लज्जते सिकंदरी के नाम से। और एक बात याद रखिएगा सिकंदर लोदी के बारे में, सिकंदर लोदी के काल में एक प्रामाणिक पैमाना चलता था भूमि के नापने के लिए, जिसका नाम क्या था? गजे सिकंदरी। तो ये सारी चीजें हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा फरहंगे सिकंदरी नाम से। ठीक है, तो ये गजे सिकंदरी क्या था? ये गजे सिकंदरी भूमि का पैमाना करने वाला था। लज्जते सिकंदरी सही था, ये क्या किया था? ये खुद किसने लिखा था? तो ये खुद लिखा था सिकंदर लोदी ने। आगे है सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली क्या थी, इसको क्या बोलते थे? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? मुक्ताई बोलते थे। क्या बोलते थे? मुक्ताई बोलते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी क्या? मुक्ताई। और भी विधियां थी, लेकिन इसको हम क्या बोलते थे? मुक्ताई बोलते थे, याद रखना। 97 में है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं के भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? तो ये जो था ये अल्लोपनिषद था। क्या था? अल्लोपनिषद। आपको नाम से लगेगा उपनिषद जुड़ा हुआ है और अल्लाह जुड़ा हुआ है, तो दोनों को मिला के बनाया गया था अल्लोपनिषद। अगर ये किससे करवाया था? तो ये करवाया था फैजी से। ठीक है, किससे करवाया था? फैजी से, याद रखेंगे। ठीक है, फैजी से करवाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो फैजी की अध्यक्षता में क्या किया गया था? अनुवाद विभाग की जो है बनाया गया था, और इसी ने जो है अल्लोपनिषद की रचना करवाई थी। ठीक है, लोहे के रासायनिक गुण से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है इसका। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र हवा में के संपर्क में आने पर इसमें जंग लगता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसमें नहीं, शुष्क एवं आर्द्र हवा नहीं, देखो शुष्क हवा में नहीं लगता है, शुष्क हवा में नहीं लगता है, आर्द्र हवा में लगता है। ठीक है, क्या यह शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता? बिल्कुल। जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है। बिल्कुल सही है। लोहे को जस्तीकृत करके जंग से बचा जाता है। बिल्कुल, ये सारे सही हैं, लेकिन ए जो है इसका गलत है। तो यही बात हो जाएगी कि शुष्क हवा में तो नहीं लगती इसमें जंग, लेकिन किस में लग जाती है? आर्द्र हवा में लग जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है शुष्क हवा में भी लग जाती है, तो ये गलत बात है। 99 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। ब्रेडफोर्ड, क्या ब्रेडफोर्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ब्रेडफोर्ड। ये कहाँ का है? तो पहली बात तो ये इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। ठीक, किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यही इसका सही सुमेलित नहीं है, यही आंसर इसका राइट आंसर है। तो स्टॉकहोल्म किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत के लिए, ओटावा कागजिस्तान के लिए, और सेंटियागो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? गुणात्मक उपकरण की बात यहाँ पे की जा रही है 100 किसमें? 1 में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 101। कर ऋण का सीमांकन यानी कि लिमिटेशन कर दी जाती है इसमें। नैतिक दबाव, डिस्क्रिमिनरी पार्ट या फिर डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें तीनों की तीनों जो है क्या है? गुणात्मक हैं। आपको यहाँ पे मात्रात्मक जो भी हैं नीतियाँ, मौद्रिक नीति के उपकरण मात्रात्मक जो हैं उनको बताना है कमेंट करके, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें बातें आपको कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया
और उसके कार्यों को हस्तांतरित किया। तो ये किसको हस्तांतरित किया गया था? राष्ट्रमंडल मामलों का जो राज्य सचिव था उसको हस्तांतरित कर दिया गया था और भारत सचिव के पद का समापन कर दिया गया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम से क्या तात्पर्य है? शैवालों के विरंजन से नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से नहीं, जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, अंटार्कटिक क्षेत्र में जैव मरुस्थल नहीं। जो एल्गल ब्लूम होता है आपने देखा भी होगा तालाबों में बहुत सारा जब ऊपर एल्गी बन जाता है, जल की सतह पर एल्गी जब आ जाए बहुत ज्यादा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्गल ब्लूम बोल देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। जल की सतह पर बने शैवालों की परत से इसका संबंध है एल्गल ब्लूम का। कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो अगर यहाँ पे बात किया जाए किस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1940 का जो था वहां पे इसको स्वीकार किया गया था। क्या? दो राष्ट्रीय सिद्धांत को। ठीक है, ये हो गया 104। ठीक है, आगे बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। किसके? आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जो होता है किसी नई कंपनी द्वारा, क्या? किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का जो निर्गमन होता है उसी को क्या बोलते हैं? आईपीओ। बाकी जो दोबारा जारी किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एफपीओ बोल देते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, देखते हैं। क्या शरदकालीन जो वर्षा है, क्या शरदकालीन जो वर्षा है वो पंजाब और तमिलनाडु में होती है? देखते हैं। केरल और कर्नाटक में नहीं, केरल और कर्नाटक में कैसे हो जाएगी? ये तो गलत बात है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु और उड़ीसा में नहीं, पंजाब और केरल में नहीं, पंजाब और तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 106 का ए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है 107 में। तो देखो, सुपीरियर झील जो है ये भी बनाती है। ठीक है, ओंटारियो झील ये भी बनाती है, इरी झील ये भी बनाती है। लेकिन जो मिशिगन झील है ये पूरी की पूरी कहाँ है? यूएसए में है, इसलिए ये बॉर्डर नहीं बनाती है। तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 107 का। ठीक है, तो मिशिगन झील पूरी की पूरी कहाँ है? यूएसए में है, ये बात याद रखनी है हम सबको। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर क्षेत्र जो है वो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 108 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 109। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम घटता जाता है। देखो 109 जो है इसमें जो परजीवी श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट है, इसमें क्या होता है? शुरू तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से ही हो जाता है, लेकिन इसमें से जो उपभोक्ता का आकार है प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी श्रृंखला। ठीक है, आगे एक तरफ बंदरगाह दिए हुए हैं और एक तरफ देश दिए हुए हैं, मिलाना है इसको, कौन सा सही है? ठीक है, 110 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमान जो है, क्या ओमान में जो है मैत्रा बंदरगाह कहाँ पे है? ओमान में है। तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा? 2, ए का हो जाएगा 2। कुवैत में कौन सा है? तो कुवैत में मीना अल अहमदी है। कौन सा? मीना अल अहमदी कहाँ पे है? कुवैत में है। जार्डन की बात किया जाए तो जो अकाबा है ये कहाँ पे है? जार्डन में है। तो अदन तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, न्यूज में था। तो जो जार्डन अकाबा है ये कहाँ पे है? जार्डन में है। तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 3, 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी कि कहाँ की बात कर रहा है, अगर ये इस तरह से अपना भारत है तो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि मैं विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो जो नेडियोन था ये पांड्य वंश का प्रथम शासक था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में उत्तर अंतर वाले राज्यों में कौन सा प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है स्त्री और पुरुष जनसंख्या में, साक्षरता दर में। तो ये आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? टोर्नेडो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टोर्नेडो कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 114। कह रहा निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज तथा बांदा जिले में उपस्थित है, यानी कि कौन सा था? तो वत्स महाजनपद जो था ये कहाँ पे था? प्रयागराज और बांदा जिले से संबंधित था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो आपको बतानी है, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी थी, ठीक है। आगे है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर पड़ेगा आपका क्या? विशाखापट्टनम, ये हो जाएगा 1 नंबर पे, यानी कि 2 जिससे स्टार्टिंग होगी, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसके बाद विशाखापट्टनम के बाद आएगा हैदराबाद, यानी कि ये 2 पे आ जाएगा। 2-1 दोनों में है। इसके बाद पणजी आएगा या बेंगलुरु, तो इसके बाद आएगा पणजी, पणजी हो जाएगा 3 पे और ये हो जाएगा 4 पे, यानी कि बेंगलुरु सबसे बाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर 116 में देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया? 116, ठीक। तो 116 जो 1993 में है, 1993 में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी जारी की गई थी। इसके बाद है 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? देखो, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये सब क्या है? मध्य अमेरिकी देश हैं। लेकिन जो सूरीनाम है ये क्या है? ये साउथ अमेरिकी देश है। तो आपको याद रखना है, सूरीनाम जो साउथ अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश नहीं है। अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है वो 3 होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 ये होता है 1। तो 3:1 के अनुपात में होता है अम्लराज में, क्या? HCl और HNO3। आगे 119, आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे विविधता बढ़ती जाती है उसकी स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अगर पारिस्थितिकी विविधता में, आहार नाल की विविधता में, आहार नाल में वृद्धि, आहार जाल की विविधता में वृद्धि होती है तो क्या होगा? विविधता में वृद्धि होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो बढ़ेगी। यानी कि जैसे आप ही सोचिए, अगर हमारे पास खाने का सिर्फ एक ऑप्शन है, गेहूं अगर हम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और चावल किसी कारणवश गायब हो जाए तो क्या करेंगे? लेकिन अगर हम बहुत वैरायटी की चीज़ें खा रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जो है जुलाई 1982 में की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे कब की गई थी? जुलाई 1982 में की गई थी। आगे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। आल्हा कहाँ से संबंधित है, ढोला कहाँ से संबंधित है और रसिया कहाँ से संबंधित है, ये सारी बातें पूछी जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं। तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखिए, आल्हा जो है महोबा से, ढोला आगरा से और रसिया बरसाना से, ये तीनों को तीनों जो है सही सुमेलित हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक घटक वृक्क में रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है? तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो है ये
वृक्क का कार्यात्मक इकाई है जो क्या करता है, रुधिर के रासायनिक संगठन का नियंत्रण करता है, तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है 123, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर जो है कब थी, नवी योजना में थी। उत्तर प्रदेश की जो नवी योजना थी इसमें औद्योगिक विकास दर जो थी वो क्या थी, नकारात्मक थी। 124 नंबर क्वेश्चन है, घराना है और कलाकार दिए हुए हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। लखनऊ घराना से कौन संबंधित है, आगरा घराना से, किराना से, अतरौली से कौन संबंधित है, 124 नंबर क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लखनऊ घराना से कौन संबंधित है, बिंदादीन संबंधित है, तो एक इसमें किसमें है, तो इस दोनों में से। आगरा से पंडित विश्वभरदीन ये संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। आगे जो है क्या है, अगला देखते हैं, किराना घराना से कौन संबंधित है, तो किराना घराना से संबंधित है सवाई गंधर्व, ये भी सही है। अतरौली से रत्नाकर पई संबंधित हैं, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर होगा 2023 का, वो हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा बेमेल है, ठीक है। कह रहा है कि चास घास बुंदेलखंड में मिलते हैं, बिल्कुल। शंकौका टीले के आगरा में मिलते हैं, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, मार मृदा झांसी में मिलती है। जो शंकौका टीले हैं ये कहाँ मिलते हैं, बुंदेलखंड इलाके में ही मिलते हैं, तो इसलिए इसका बी जो है ये गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा बेमेल है। तो 125 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अगर आपने इसका पार्ट ए या पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आगे हम मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज के साथ, अगला टेस्ट जो है उसके साथ मिलेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर इससे बेहतर हो सकता है तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।